आज की हमारी कहानी है पिता का आत्मसम्मान। बेटा, रजनी रवि ऑफिस से आता है तब तक बहुत देर हो जाती है और आजकल भूख भी बर्दाश्त नहीं होता है। ये तुम मुझे खाना दे देती तो तुम्हारा उपकार होता। खाना खाकर मैं बाहर थोड़ा टहल भी आता। रजनी आँख दिखाकर बोली, आपका बेटा दिन भर थका हारा ऑफिस से आता है, कहीं जब तक वह खाना बैठ गया और आपकी रोटियां कम पड़ गई तो वापस क्या आप बनाएंगे रोटियां, इसलिए खाना तो आपको उनके खाने के बाद ही मिलेगा। अशोक जी बेटे का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर में रवि ऑफिस से आ गया और दोनों पति पत्नी ने साथ में खाना खाया। अशोक जी एक तरफ बैठकर के खाकर उठने का इंतजार करने लगे। दोनों बेटे बहू खाकर अपने कमरे में चले गए। अशोक जी खाने बैठे तो डिब्बे में सिर्फ एक रोटी बची थी और थोड़ी सी सूखी सब्जी पड़ी हुई थी। अशोक जी को खाना कम पड़ा, मगर बेटे बहू को कहने का क्या फायदा। अशोक जी के साथ तो अब यह हर रोज होता था। भूखे पेट ही सो जाते थे बेचारे। बहुत बार दूसरे दिन बेटे बहू दोपहर का खाना खाकर बाहर घूमने चले गए। शाम को जब अशोक जी को भूख लगी तब वह रसोई में गए। सुबह की 2 रोटियां देखकर उनकी जान में जान आई। वो खाना खाने बैठ ही रहे थे कि बेटा बहू घर आ गए। रजनी ने जब उन्हें प्लेट निकालते देखा, वह रसोई में आ गई और बोली, बाबूजी प्लेट क्यों गंदा कर रहे हो, ऐसे ही हाथ में लेकर खा लीजिए। मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ जो आपकी प्लेट धोती रहूँ। अशोक जी बोले, बहू बासी रोटी सूखी गले से नहीं उतरेगी, इसलिए प्लेट में अचार ले रहा हूँ। रजनी फिर से तमकते हुए बोली, घर में अचार खत्म है, ऐसे ही खा लीजिए। अशोक जी के आंखों में आंसू आ गए और वो जैसे तैसे बासी रोटी चबाने लगे। उनके दांत से रोटी चबाई नहीं जा रही थी तो वो बोले, बहू कम से कम बासी खाने के साथ कुछ तो दे दो, रहम करो इस बुढ़े पर। दोनों का वार्तालाप सुन रवि भी आ पहुंचा और बोला, बाबूजी कभी तो हमको चैन से घर में रहने दो, जो मिला है खा लो। आपको जैसे ही दिन भर बैठने के अलावा क्या काम है, हमें पल भर चैन की सांस लेने दो। यह सब सुन करके अशोक अपने कमरे में चला गया और जाकर अपनी पत्नी की तस्वीर के आगे फूट फूट कर रोने लगा। गायत्री, तुम तो मुझे बुढ़ापे में अकेले छोड़कर चली गई हो और जिसके सहारे छोड़कर गई हो उसे तो मेरी जरा सी भी परवाह नहीं है। आपने इस बुढ़ापा बाप से उसे कोई लेना देना नहीं है। अरे गायत्री, जिसके लिए हमने पूरी जीवन कुर्बान कर दिया था, अपनी सारी इच्छाओं को मार दिया था, जिसको पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बनाया, जिसकी सभी इच्छाएं पूरी की, आज उसी बेटे को अपने बाप की 2 रोटी भारी हो रही है। इसी बेटे के पाने के लिए न जाने हमने कितने धक्के खाए हैं। एक बेटा पाने के लिए पता नहीं तुमने कितने व्रत पूजा पाठ किए। जवानी तो कष्ट से भरी कटी हमारी, लेकिन देखो बुढ़ापे में भी कष्ट ही भोगना पड़ रहा है। एक बेटे को अपना बस लाचार बाप भारी हो रहा है। बोलते हुए रोने लगे अशोक जी। अभी भी तो बहू रजनी ने यही किया था। रोज शाम को खाना जल्दी बन जाने के बाद भी वह अशोक जी को तब तक खाना नहीं देती थी जब तक वह और रवि पहले खाना न खा ले। उस दिन भी अशोक जी को बहुत देर से भूख लगी थी, मगर वो अपनी भूख तब तक दबा कर रखते जब तक उसका खाना खाने बोला न जाए। यहाँ तक कि बहू उन्हें कभी भी नए प्लेट में खाना तक नहीं खाने देती थी।
उस दिन भी वह प्लेट लेने रसोई में गए तो रजनी बोली, बाबूजी क्यों नए प्लेट गंदे कर रहे हो, रवि के प्लेट में खाना खा लीजिए। अशोक जी बोले, बहू वो तो रवि की जूठी प्लेट है। रजनी गुस्से से बोली, आपके बेटी की ही तो है, जूठा है कौन सा, मेरी जूठी प्लेट में बोल रही हूँ। खाना खाने के अशोक जी को सारी बातें याद करके रोना आ गया और अपनी पत्नी को याद करते करते न जाने उनकी कब आंख लग गई और वह सो गए। अगले दिन वो उठे तो अचानक उनका शरीर बहुत गर्म हो चुका था, उन्हें तेज बुखार चढ़ा हुआ था। बेटा रवि ऑफिस के लिए तैयार हो गया था। वो बोले, बेटा मुझे तेज बुखार चढ़ गया है, जरा मुझे दवाई देते हुए जाना। रवि बोला, बाबूजी मेरे पास अभी बिल्कुल भी समय नहीं है, आपको दवाइयाँ देने के चक्कर में मैं ऑफिस में लेट नहीं होना चाहता। बुखार की दवाई वैसे भी घर में नहीं है और आपको डॉक्टर के पास ले जाने का मेरे पास समय नहीं है, आप सोकर आराम कीजिए बस। अशोक जी बोले, बेटा सिर्फ सोने से तो बुखार नहीं जाएगा, तुम डॉक्टर के पास ले चलते तो अच्छा होता। रवि चिल्ला कर बोला, आपको कुछ भी काम धंधा नहीं है, कम से कम दूसरे को तो काम पर जाते समय टोक मत कीजिए। कितनी बार कहा है आपसे, मगर आपके कान पर जू तक नहीं रेंगती और मेरे पास आपके लिए इतने पैसे नहीं हैं कि बार बार डॉक्टर को दिखा पाऊँ। समझे, जब देखो तब इनका रोना लगा रहता है, कभी बुखार आ जाता है तो कभी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। बार बार इनको डॉक्टर को दिखाने ले जाऊं और फिर जो दवाइयों का खर्चा होता है वह अलग ऑफिस में होने की वजह से पहले से ही मेरे पास समय का अभाव होता है। आखिर क्या करूं मैं, बोलकर रवि ने अपना ऑफिस बैग उठाया। रवि ऑफिस जाने लगा कि पीछे से बहू ने आवाज लगाई और बोले, रवि शाम को जल्दी घर आ जाना, आज नई मूवी लगी है, देखने चलेंगे। बहू की बात सुनकर के बेटा मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है तुम तैयार रहना, मैं शाम को जल्दी घर आ जाऊंगा। अशोक जी को बेटे की यह बात बहुत खटकती है कि मेरे लिए तो बेटे के पास समय नहीं है और पैसे भी नहीं, लेकिन अपनी पत्नी के लिए पैसे भी हैं और समय भी। यही सोचते हुए उनकी आंखों के कोर फिर भी गीले हो गए। पूरा दिन बीत गया, शाम हुई तो बेटा घर आया और अपनी पत्नी के साथ मूवी देखने चला गया। बेटे बहू ने एक बार भी न तो उसकी तबीयत के बारे में पूछा और न ही खाने के लिए। अशोक जी ने पड़ोस वाले चंदू से डॉक्टर के पास से दवाई मंगवाई और फिर उन्हें ठीक लगने लगा। आधी रात के बाद बेटा और बहू घर लौट आए। अशोक जी हॉल में बैठे हुए थे, बेटे की तरफ देखते हुए बोले, वाह बेटा, वह अपनी पत्नी को मूवी दिखाने के लिए तेरे पास समय ही समय है, लेकिन अपने इस बूढ़े बाप को डॉक्टर के पास दिखाने के लिए तेरे पास 1 घंटा भी नहीं था। रवि को यह सुनते ही गुस्सा आ गया और वह बोला, आप कहना क्या चाहते हैं और इतनी रात को जागने का मतलब क्या है? अशोक जी बोले, मैं सुबह से बीमार पड़ा था, मगर तुम लोगों को मेरे लिए समय नहीं था, मगर तुम्हारे पास तुम्हारी पत्नी के लिए समय था, यही कहना चाहता हूँ। इतना कहते ही बेटा पिता का गिरबान पकड़ करके एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोला, आप होते कौन हो मुझे रोक टोक करने वाले? अपनी कमाई लुटाता हूँ मैं अपने और अपनी पत्नी के ऊपर, आप जैसे निठल्ले की तरह मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ता हूँ। और आज के बाद अगर आपने मेरे किसी भी काम में टांग अड़ाने की कोशिश की
तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दूंगी। इसलिए इस घर में रहना है तो चुपचाप एक कोने में पड़े रहो। इतना कहकर रवि अपने कमरे में सोने चला गया। पीछे से बहू मुस्कुराती हुई बोली, बाबूजी, आप भी हद करते हो। जब आपको पता है आपके बेटे को छोटे छोटे बातों पर गुस्सा आ जाता है तो फिर क्यों आते ही हो अपने लेक्चर शुरू कर दिए। वैसे एक बात कहूँ बाबूजी, आज आपके बेटे ने बिल्कुल ठीक किया। अब आगे से आप भी कभी हमारे मामले में टांग नहीं अड़ाओगे। कहकर बहू भी अपने कमरे में चली गई। आज अशोक जी बेटे बहू द्वारा दिए गए अपमान से अंदर से बिल्कुल टूट चुके थे। खड़े के खड़े अशोक जी वहीं सीढ़ियां पर बैठ गए कि आज बेटे ने उन पर हाथ उठाया। यही सोच कर अशोक जी की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। आज तक बेटे और बहू ने जो व्यवहार उनके साथ किया था उन्होंने सब बर्दाश्त किया, लेकिन जो आज बेटे ने उन पर हाथ उठाकर उनका अपमान किया है, आज अशोक जी किसी भी कीमत पर उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो अभी के अभी धरती फट जाए और वह उसी में समा जाए। पूरी रात उन्होंने रोते रोते बिता दी, लेकिन अगले दिन सुबह बेटे और बहू के उठने से पहले ही अशोक जी घर से निकल गए। बस अब बहुत बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब और नहीं। चाहे मुझे सड़क पर भीख मांगनी पड़े, लेकिन अब यह वापस नहीं आऊंगी। आज बेटे ने अपनी सारी हदें पार कर दी थी। एक बार हाथ उठ जाता है तो अब बार बार यही होगा। इससे अच्छा है कि फुटपाथ पर बैठकर अपना गुजारा कर लूं, लेकिन यह अपमान सहना रोज रोज उससे नहीं होगा। यही सोचते हुए अशोक जी अपने पत्नी की तस्वीर और सामान लेकर घर से निकल जाते हैं। 3-4 दिन तक अशोक जी फुटपाथ पर ही सोते हैं और लोगों से थोड़ा बहुत मदद कर अपना पेट भर लेते हैं। इधर बेटे और बहू ने एक बार भी उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की। वह तो खुश थे कि अशोक जी खुद ही घर छोड़ के चले गए, क्योंकि बुढ़ापे में बूढ़े लाचार माँ बाप बेटे बहू पर बोझ बन जाते हैं। कमाऊ है तो घर में रह लेते हैं, लेकिन अगर बुढ़ापे में बाप के पास पैसे नहीं हो तो बेटे को अपने बाप को रखना, 2 वक्त का खाना देना बोझ के जैसा ही लगता है। कई दिन फुटपाथ पर रहने के बाद अशोक जी ने सोचा कि कोई छोटा मोटा काम देख लेता हूँ। अशोक जी को उसके एक पुराने दोस्त की याद आई, जिसकी होटल थी। वो उनके दोस्त रघुवीर के पास पहुँचे और उन्हें उसे सारी बातें बता दी। रघुवीर बोला, अशोक तू तो जानता है मैं हिसाब किताब में थोड़ा कच्चा हूँ और मेरी दुकान जोरों शोरों से कारोबार करती है। एक काम कर, तू आज से यहाँ का हिसाब किताब का काम संभाल, ताकि तेरे काम की तलाश पूरी हो जाए और मुझे तेरे जैसा मुनीम मिल जाए। अगर एक बात और, तुझे तेरे बेटे बहू को सबक जरूर सिखाना चाहिए। अशोक जी ने बोला, रघुवीर सबक तो मैं भी सिखाना चाहता हूँ, मगर कैसे सिखाऊं यह समझ नहीं आ रहा है। उन्हें अपने घर, जहाँ उन्होंने अपने पत्नी के 40 साल गुजारे थे, उस घर की बड़ी याद आ रही थी, जिसे उन्हें अपने मेहनत की कमाई से बनवाया था। लेकिन आज बेटे ने उस घर में एक एक रोटी के लिए भी तरसा दिया था, और तो उसने पिता पर हाथ उठाकर अपनी सारी हदें पार कर दी थी। जब जब उनके सामने वह दृश्य घूमता, तब तक अशोक जी के अंदर एक ज्वाला सी उठती। रघुवीर बोला, जिस घर को तू इतना याद कर रहा है, वह घर भी तो तूने बनाई है। उस घर के कागजात कहाँ हैं? अशोक जी बोले,
रघुवीर, अभी मेरा दिमाग बिल्कुल मेरा साथ नहीं दे रहा है, फिलहाल तो बस मुझे काम दे दे। रघुवीर बोला, नेकी और पूछ पूछ, तू बस अभी से लग जा यहाँ, और खाना और रात को सोने का भी प्रबंध तेरा यही होटल से हो जाएगा। एक दिन वह दुकान में लेटे हुए थे, अपने थैले में पत्नी की तस्वीर निकाली और कुछ कागजात पर उनकी नजर पड़ी, जिससे दूसरे दिन उन्होंने रघुवीर को बताया। रघुवीर ने तुरंत अपने वकील को बुलाया। वकील से सलाह मशवरा करके उन दोनों ने कुछ कागजात तैयार करवाए और दोनों 2 दिन बाद बेटे और बहू के घर के दरवाजे पर 2 व्यक्ति खड़े थे। वह रवि से बोले, 2 दिन के अंदर यहाँ घर खाली कर हो जाना चाहिए, क्योंकि इस घर के मालकिन अशोक शर्मा जी ने यह घर बेच दिया है। यह सुनते ही बेटे और बहू के पैरों तले जमीन खिसक गए। दोनों के मुंह फटे के फटे रह गए। उन्होंने जल्दी से उससे अपने बाबूजी का पता पूछा और होटल पहुंच गए। बेटे को सामने देख करके अशोक के सामने उस रात की दृश्य घूमने लगी जब बेटे ने उन पर हाथ उठाया था। रवि अशोक जी से अकड़ते हुए बोले, बाबूजी, यह आपने क्या किया? आपने वह घर को बेचा? अशोक जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, अभी तुम दोनों घर बिकने से ही इतना आग बबूला हो रहे हो। अभी तो तुम्हें और कुछ भी दिखाना बाकी है। यह लो मेरी वसीयत, जरा इसे भी पढ़ लो। जैसे ही बेटा बहू ने वसीयत पढ़ी, दोनों के आंखें फटी की फटी रह गई। ये क्या बाबूजी, सारा प्रॉपर्टी आपने ट्रस्ट के नाम कर दी। हमारे बारे में कुछ तो सोचा होता। आपको अपने ही बेटे बहू के साथ ऐसा करते आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आए। इतना ही कहना था कि अशोक जी ने बेटे के मुंह पर एक साथ कई थप्पड़ जड़ दिए और बोले, तुम दोनों ने एक बार भी सोचा था इस बूढ़े बाप के बारे में? नहीं ना, तो फिर मैं क्या सोचूं? मेरे खून पसीने की मेहनत की बनाई हुई है वह घर, जिसमें मुझे सुकून 2 रोटी से भी नहीं मिलती थी। अरे दिए ही क्या है तुम दोनों ने मुझे अपमान के सिवा। घर मेरा है, जिसे चाहे बेच सकता हूँ। जब मुझे ही उस घर में नहीं रहना, तो मैं तुम दोनों को भी वहाँ नहीं रहने दूंगा। अब तो चाहे धरती फट जाए, फिर भी मेरा यह फैसला बदलने वाला नहीं है। और बेटे, यहाँ तो उस थप्पड़ का बदला है जो उस रात तूने इस बूढ़े बाप को मारा था। अभी भूला नहीं हूँ मैं। इतना सुनते ही बेटे और बहू एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे। उसके पास अशोक जी से माफी मांगने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। रवि अपने बाबूजी के आगे हाथ जोड़ते हुए बोला, बाबूजी, मुझे माफ कर दो। आप पर हाथ उठाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। बस एक बार मुझे माफ कर दो। बहू भी गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन अशोक जी ने उनकी एक भी नहीं सुनी और होटल में काम करने वाले लोगों से कहकर बेटे और बहू को वहां से धक्के देकर बाहर निकलवा दिया। घर बेचकर जो अशोक जी को पैसे मिले थे, उन पैसे से उन्होंने रघुवीर के साथ होटल में पार्टनरशिप ज्वाइन कर ली, जिससे अब वो भी उस होटल के आधा मालिक बन चुके थे और जो भी मुनाफा था उसमें उनका बराबर का हक था। अब वो भी कमाने लगे थे। बेटे घर बेचकर जो अशोक जी को पैसे मिले थे, उन पैसों से उन्होंने रघुवीर के साथ होटल में पार्टनरशिप ज्वाइन कर ली, जिससे अब वो भी उस होटल के आधा मालिक बन चुके थे और जो भी मुनाफा था उसमें उसका बराबर का हक था। अब वो भी कमाने लगे थे। बेटे बहू द्वारा किया गया अपमान आज उन्हें वसूल दिया था।
आज अशोक जी अपना जीवन हंसी खुशी पूरे आत्मसम्मान के साथ बिता रहे थे। साथ ही बेटे और बहू के बूढ़े पिता पर हाथ उठाने का सबक भी सिखा दिया था। बहू द्वारा किया गया अपमान आज उन्हें वसूल किया था। आज अशोक जी अपना जीवन हंसी खुशी बिता रहे थे। साथ ही बेटे और बहू को बूढ़े पिता पर हाथ उठाने का सबक भी सिखा दिया था।